गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हो अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। तो आज हम लोग गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैट का मेरा थर्ड चैप्टर गॉसेस थ्योरम, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कोई भी हमारे पास चार्ज्ड प्लेन शीट हो और वो भी इनफाइनाइट डायमेंशन का, इनफाइनाइटली चार्ज्ड इनफाइनाइटली प्लेन शीट है और हमारे पास कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए। यानी हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइटली प्लेन शीट। अलग अलग केसेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने निकाला हुआ है और जैसा हमने आपको बताया कि गॉस थ्योरम का यूज करके हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि चार्ज यदि पॉइंट के रूप में नहीं हो, पॉइंट चार्ज नहीं भी हो तो भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते हैं। गॉस लॉ का सबसे बड़ा खूबसूरती यही है जी। तो आज टारगेट समझ में आ रहा है। हमारे पास कोई एक प्लेन शीट है, चार्ज्ड है। ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। जैसा हम तुमको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो हमारे पास कोई एक प्लेन शीट है, जैसा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इनफाइनाइटली कहने का मतलब क्या होता है कि मान लो हम यहाँ से आर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं, तो इस आर के कंपैरिजन में इसका लेंथ ब्रेड बहुत ज़्यादा है। मतलब इनफाइनाइट डायमेंशन कहने का मतलब है कि मेरा पॉइंट जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो शीट के काफ़ी क्लोज है। मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना चाहते हो तो यही हमारा आर डिस्टेंस होगा। तो इस डायमेंशन के कंपैरिजन में ये चूँकि हमारा डिस्टेंस बहुत काफ़ी है तो हम इसे ही हम इनफाइनाइटली डायमेंशन वाला हम प्लेन शीट के रूप में कंसिडर हम कर सकते हैं। प्लेन शीट है, इसके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, लेकिन विड्थ नहीं है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो भी चार्ज होगा या तो इस साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली या तो फिर इस साइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, क्योंकि हमने ऐसा मान के चला है कि इसके पास विड्थ नहीं के बराबर है। तो जो भी हम इसको चार्ज देंगे इस वाले सरफेस पे और इस वाले सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। क्लियर है। तो आइए हम सिचुएशन को आगे बढ़ाते चलें। हमारे पास मान लो कोई एक प्लेन शीट है, ये दिखाएं आपको हम, ये हमारे पास कोई प्लेन शीट ओके और पॉजिटिवली चार्ज्ड है ऐसा हमने मान लिया। आपका नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है। ये लीजिए, इस पर टोटल चार्ज कितना है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इसके पर यूनिट एरिया पे चार्ज हमें पता है। सपोज करो इतने पोर्शन का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ओके। तो इस पे चार्ज हमें पता है कितना, सिग्मा कूलम। तुमको याद आ रहा हो पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज होता है उसी को हम लोग जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सिग्मा याद आ रहा है, चार्ज बाई एरिया याद आ रहा है, ये होता है चार्ज बाई एरिया, ओके। इसी को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज इन पर यूनिट एरिया। ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि इस पे टोटल चार्ज कितना है ये तो नहीं पता, लेकिन इसके पर यूनिट एरिया पे चार्ज हमें पता है कितना, सिग्मा। यानी 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज है। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो चार्ज है सिग्मा कूलम, ओके। अगर 2 मीटर स्क्वायर एरिया है तो इस पे चार्ज है 2 सिग्मा कूलम। यदि 3 मीटर स्क्वायर अगर इसके पास एरिया है तो चार्ज है 3 सिग्मा कूलम एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? ओके जी। और यहाँ से इस प्लेन शीट से आर, स्मॉल आर के डिस्टेंस पे
स्मॉल आर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यानी प्लेन शीट के बारे में क्या क्या हमें पता है, इसके पर यूनिट एरिया पर चार्ज पता है, सिग्मा की जानकारी है, और आर के डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यानी ए भी गिवन है। तो स्वाभाविक है कि जो फाइनल आंसर छूटे, फाइनल आंसर जो आए वो सिग्मा और आर के टर्म में ही आना चाहिए। एग्री करते हो? बहुत बढ़िया जी। अब हमें लगाना है गॉस लॉ। हम गॉस लॉ तभी लगा पाते हैं जब चार्ज का कुछ ही हिस्सा सही लेकिन क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। जब तक चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होगा नहीं, गॉस लॉ हम नहीं लगा पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस को प्लॉट करना होगा। आपने देखा जितने भी डेरिवेशन हुआ सब में हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया हुआ है। गॉसियन सरफेस कैसा हो? सिमेट्रिक हो। कैसे यहाँ पर गॉसियन सरफेस हम प्लॉट करेंगे? समझो, इस पॉइंट P के चारों ओर एक स्मॉल रीजन हमने कंसिडर कर दिया, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट हमने बना दिया, और माना इसका एरिया कितना है? ds। स्वाभाविक है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्मल की ओर। ये हमारा ds नॉर्मल की ओर होगा। क्लियर? और गॉसियन सरफेस बनाना है तो कैसे हम दिखाएं? केयर करो, इसको हमने ज्वाइन करा। हालांकि स्टडी करते करते पढ़ते पढ़ते तुमको पता चल जाता है कि किस केस में गॉसियन सरफेस हमको कैसा लेना चाहिए। ओके, एक सिलेंडर बना रहे हैं उतने ही डिस्टेंस पे, आर के ही डिस्टेंस पे, क्योंकि हमको गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक लेना होता है। तो अगर ये आर डिस्टेंस है तो आर डिस्टेंस पे इधर भी हम लोग आ जाते हैं। यू सिमेट्रिक दिखाना है, इसलिए आर के डिस्टेंस पे इधर भी हमने ले लिया। समझ में आ रहा है सिचुएशन कैसा हो रहा है? एक सिलेंडर बना दिया, या इसके जगह पर पाइल बॉक्स भी बना सकते हैं। हमने आपको बताया कि गॉसियन सरफेस किस केस में कैसा लेना होता है। ये सीखते सीखते सीख जाते हो तुम, ठीक है? ये भी आर के ही डिस्टेंस पे लिया गया है। स्वाभाविक है इसका भी एरिया ds होगा, तो इसका डायरेक्शन नॉर्मल की। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इतने पोर्शन का एरिया, अगर हम तुमसे कहें तो इतने पोर्शन का एरिया भी ds ही होगा, तो स्वाभाविक है कि एक हम ये हमारा गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। क्या अब हमारा क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज आ गया? हम कह रहे बिल्कुल आ गया। ये हमारा गॉसियन सरफेस, यही हमारा क्लोज सरफेस है, और इस सिलेंडर के अंदर प्लेट का कितना एरिया इनक्लोज है? क्वेश्चन समझो हम क्या बोल रहे हैं। इस गॉसियन सरफेस, इस क्लोज सरफेस, इस सिलेंडर के अंदर इस प्लेन शीट का कितना एरिया इनक्लोज है? बहुत स्पष्ट है कि ds एरिया इनक्लोज है। तो इस ds एरिया पे जो चार्ज होगा, क्यूइन का मान भी वही होना चाहिए क्या? हम तुमसे कहें कि क्यूइन का मान यहां पर क्या होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस क्या होना चाहिए? तो हम कह रहे हैं कि चूंकि इस सिलेंडर के अंदर प्लेन शीट का ds एरिया इनक्लोज है, बहुत स्पष्ट है कि इस ds एरिया पे जो चार्ज होगा क्यूइन का मान वही होगा। तो क्यूइन का मान होगा क्या? तो हम कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया होने पे चार्ज था सिग्मा। इस क्लोज सरफेस के अंदर यही ds एरिया इनक्लोज है, तो ds एरिया पे चार्ज कितना होगा? सिग्मा ds। तो कह लूँ कि इस पर जो चार्ज है वही क्यूइन है, और क्यूइन का मान होना चाहिए सिग्मा ds।
हमने गॉसियन सरफेस ऐसा बनाया है कि सिमेट्रिक हो, इस बात का भी ध्यान रखा है। मतलब कि अगर मान लो कि इस प्लेन शीट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है E, तो स्वाभाविक है कि उतनी ही डिस्टेंस पे ये भी पॉइंट है। सपोज करो अगर इस पॉइंट को अगर हम P कह देते और इस पॉइंट को अगर हम P डैश कह देते, अगर ऐसा माना कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, आउटवर्ड होना चाहिए। ज़रा ध्यान देना, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एक बार फिर से दिखाएं तुमको, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, आर के डिस्टेंस पे यहाँ है, तो स्वाभाविक है कि इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे इधर ऐसे आउटवर्ड होंगे, इधर आउटवर्ड मेरे तरफ, इधर आउटवर्ड होंगे। इधर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं, इधर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं, इधर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं, इधर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं। जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे उधर इस साइड आउटवर्ड या फिर मेरे तरफ आउटवर्ड ऐसे होना चाहिए। तो इस पॉइंट P पर हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, तो स्वाभाविक है कि इस P डैश पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे है। मतलब स्पष्ट है कि पॉइंट P पर E और DS सेम डायरेक्शन में है। मतलब पॉइंट P पर E और DS के बीच का एंगल 0 है। उसी प्रकार से पॉइंट P डैश पर E और DS भी सेम डायरेक्शन में है। मतलब पॉइंट P डैश पर E और DS के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। बहुत बढ़िया। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, समझ रहे हो उस चीज़ पे सब? इधर 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 कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि इधर कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं। अरे इधर विड्थ है ही नहीं, ऐसा हमने माना ही नहीं, तो यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इस साइड कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनता ही नहीं होगा। इधर कोई चार्ज नहीं है तो इधर कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं बनता होगा। इधर कोई चार्ज नहीं है तो इधर कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं बनता होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। अब जरा आगे बढ़िए। अब हमें इसी R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। प्लेन शीट के बारे में जानकारी क्या है? सिग्मा और R के बारे में पता है, यानी इस पे प्लेन शीट पे पर यूनिट एरिया पर चार्ज पता है और कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो पता है। ठीक है, फिगर कंप्लीट। थोड़ा सा फिगर के बारे में और देखते हैं। अगर हम इस हिस्से को रीजन फर्स्ट कह दें, ओके, इस हिस्से को अगर हम रीजन सेकंड कह दें, समझ में आ रही है बात? इस सिलेंडर तुमको दिखाएं, इस सिलेंडर सिचुएशन समझो, ये और इधर से ऐसे ही टैग कर दिया है, चार्ज तो इनक्लोज हो रहा है, तो हम कह रहे हैं एरिया ds, तो इसके अंदर एक सिलेंडर इधर भी है आगे, तो इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर प्लेन शीट का कितना हिस्सा इनक्लोज है? ds एरिया पे जो चार्ज होगा Q का मान वही होना है। तो हम कह रहे हैं कि इसका ds आउटवर्ड, इसका ds आउटवर्ड। अगर हम अब एक छोटा सा रीजन, अब इधर वाला जो हिस्सा है सिलेंडर का बाहरी फेस जो है कर्व सरफेस, अगर उसको हम रीजन थर्ड कह दें, रीजन थर्ड कह दें, और एक स्मॉल एलिमेंट अगर हम रीजन थर्ड पे लें, एक रीजन थर्ड पे स्मॉल एलिमेंट लें, तो इसका एरिया वेक्टर ds ऊपर, बहुत स्पष्ट, ये ds इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत स्पष्ट है। स्वाभाविक E और ds के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर मान लो अगर हम एरिया वेक्टर यहाँ लेते, समझ में आ रही है बात? यहाँ लेते तो ds किधर हो जाता? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ रही है बात? इधर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो स्वाभाविक है कि E और ds के बीच का एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। कहीं पर भी तुम इस सिचुएशन को समझो, अगर हम स्मॉल एलिमेंट यहाँ लेते तो ds इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पर लेते स्मॉल एलिमेंट, ds मेरे तरफ इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, E और ds के बीच एंगल
90 डिग्री। बहुत स्पष्ट है कि रीजन थर्ड में हम कहीं पर भी स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ई और डी एस के बीच का एंगल 90 डिग्री, और हम जानते हैं जब ई और डी एस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है। एनीवे, फिगर नीट एंड क्लीन बोर्ड के एग्जाम के लिए। फिगर के बारे में एक्सप्लेनेशन कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेट अस कंसीडर ए थीन infinitely charged planchet having surface charge density sigma. Let P be any point at a distance r from the planchet at which we are interested to find out the electric field intensity. For completing this purpose, we draw a Gaussian surface, अच्छा होगा ब्रैकेट पे लिखे, cylindrical Gaussian surface or pile box. We draw a Gaussian surface passing through या अराउंड द पॉइंट P। क्लियर है? बस चलिए अब जरा मेरे को आप ये बताइए, अगर हम तुमसे कहें कि इस क्लोज सरफेस से होकर टोटल फ्लक्स क्या होगा। मेरे हिसाब से इस गॉसियन सरफेस, इस सिलेंडर से होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल गॉसियन सरफेस। होल, अब तो पता है गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज सरफेस होता है। होल गॉसियन सरफेस, अगर उसे हम फाई कहते हो तो क्या होना चाहिए। फाई क्या होगा, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। फाई क्या होगा तो हम कह रहे हैं कि ई डॉट डी एस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द रीजन फर्स्ट, हम पूरे गॉसियन सरफेस को 3 रीजन में बांट रहे हैं, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, और ये जो बाहर का जो कर्व सरफेस है उसको रीजन थर्ड करें। तो हमें पूरे क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिएगा, तो हम करेंगे क्या कि हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू रीजन फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू रीजन सेकंड प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू रीजन थर्ड सबको ऐड कर देते हैं, तो पूरे क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ई डॉट डी एस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द रीजन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ अगर हम इंटीग्रेशन नहीं भी लेते तो कोई बात नहीं, क्योंकि रीजन फर्स्ट में सिर्फ एक ही स्मॉल एलिमेंट है, इसलिए अगर हम यहाँ इंटीग्रेशन नहीं भी लेते तो कोई बात नहीं था, फिर भी हमने ले लिया यहाँ पर। प्लस ई डॉट डी एस मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द रीजन सेकेंड। यहाँ ऐसे सर्किल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली रीजन फर्स्ट हो या रीजन सेकेंड हो या रीजन थर्ड हो, इंडिविजुअली एक क्लोज सरफेस नहीं बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग सर्किल नहीं ले रहे हैं। ओके, प्लस ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द रीजन थर्ड, इस रीजन थर्ड के लिए फ्लक्स, तीनों को हमने ऐड कर दिया। अब इसको ब्रेक करा जाए तो क्या हो जाएगा, अगर इसे ब्रेक करें ई डी एस कॉस जीरो, रीजन फर्स्ट में ई और डी एस के बीच का एंगल 0 हो जाता है, ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस इसको ब्रेक करें, अब तो सिंपल गणित, ई डी एस रीजन सेकंड में ई और डी एस के बीच का एंगल तुम देख रहे हो 0 है, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0। रीजन थर्ड में ई और डी एस 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो गया ई डी एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0। बहुत स्पष्ट है कि ये गेम से बाहर हो गया। ऐसे भी समझ में आ रहा था कि रीजन थर्ड से कोई फ्लक्स मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर से उधर निकल रहे इधर निकल रहे, तो जो भी फ्लक्स मिलेगा रीजन फर्स्ट के लिए फ्लक्स मिलेगा, रीजन सेकंड के लिए फ्लक्स मिलेगा। ओके, ये समझ में तो आ रहा था। चलिए इधर से मिटाते हैं, आइए इधर से मिटाया जाए। अब फाई इज इक्वल टू कॉस 0 1, क्या बचा सिर्फ ई डी एस, कॉस 0 1 क्या बचा सिर्फ ई डी एस, ओके, प्लस 0 गेम से बाहर। अब इसमें भी ई कांस्टेंट टर्म
कैसे पता चला? अरे भाई यहाँ पर रीजन फर्स्ट में पॉइंट यहाँ होता, चाहे यहाँ होता, चाहे यहाँ होता, चाहे यहाँ होता, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम होते। ठीक है, ये हो गया ds प्लस ई कांस्टेंट अब पीछे क्या बचा ds। अब बड़ा इंटरेस्टिंग ई। अब इस पोर्शन का क्या मतलब? कह रहा है रीजन फर्स्ट में जितने भी स्मॉल एलिमेंट है सबके एरिया को ऐड करें। रीजन फर्स्ट हमारा सिर्फ एक ही स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना है, इसलिए तो हमने बोला कि यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर हम नहीं भी देते तो कोई बात नहीं था। यानी सिर्फ क्या हो गया, सिर्फ ds। अब बहुत लोग सोचते हैं मैथ के स्टूडेंट dx का इंटीग्रेशन x होता है तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर s भी हो जाना चाहिए तो s किसको दिखा रहा है? रीजन फर्स्ट का टोटल एरिया। तो रीजन फर्स्ट का टोटल एरिया कितना है? ds है। उसी प्रकार से रीजन सेकंड का टोटल एरिया कितना है? ds है। हम क्या बोल रहे हैं कि रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड जो सिर्फ एक ही स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रही है बात ना? तो इसका ds ही हो गया, बना हुआ है। अब इसका रीजन सेकंड पे जितने भी स्मॉल एलिमेंट है सबके एरिया को ऐड किया, तो हम क्या बोल रहे थे? रीजन सेकंड में सिर्फ एक ही स्मॉल एलिमेंट है तो एरिया को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ds ही होगा। समझ में आ रही बात ना? इसलिए हम ये दो जगह अगर हम इंटीग्रेशन नहीं भी लेते, इनमें इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं भी लेते तो मेरा काम चलने वाला था। इसलिए फाई इज इक्वल टू ये ऐड होकर 2e ds हो गया। यानी मेरे हिसाब से फर्स्ट, मेरे हिसाब से इस पूरे गॉसियन सरफेस से होकर टोटल फ्लक्स इतना होना चाहिए। लेकिन अब यही क्वेश्चन का जवाब यदि हम गॉस लॉ से लें तो क्या? फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस, तुम देखते होगे इस चैप्टर में हमने जितने भी डेरिवेशन निकाला सब में हमने यही काम किया। पहले मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा पहले उसको फाइंड आउट किया, फिर इसके बाद गॉस के हिसाब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको फिर फाइंड आउट किया। तो गॉस कहता क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस अपने अंदर कितने चार्ज को इनक्लोज करा हुआ है? तो हम कह रहे हैं कि क्लोज सरफेस यानी यहाँ पर सिलेंडर अपने अंदर प्लेन शीट का ds एरिया इनक्लोज किया है, तो ds एरिया पे जो चार्ज होगा q इन का मान वही होगा, वहाँ निकाल चुके हैं। यदि q इन कितना होगा? सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने बोला इक्वेशन सेकंड। अब मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होना चाहिए, गॉस के हिसाब से इतना होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों टर्म आपस में इक्वल रहे होंगे, यानी हम चले दोनों को कंपैरिजन करने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। फर्स्ट से हो गया ये 2e ds और सेकंड ये रहा, बहुत बढ़िया, ds हमारा कैंसिल हो गया और e इज इक्वल टू ए आ जाता है। थोड़ा सजा कर लिखूँ तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा रिजल्ट हो गया। बहुत स्पष्ट है कि इस r के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इतना होगा। सिग्मा आपका गिवन था, एप्सिलॉन नॉट वेल नोन वैल्यू है, 2 जानते ही, इसका मतलब है कि हमें पता है सब कुछ और बड़े आराम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर निकाल सकते हैं जी। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात तुमको ये देखना है, सिग्मा मेरा कांस्टेंट टर्म है। एक बार पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज है, हम कह रहे हैं यहाँ पर यूनिट एरिया पे चार्ज कितना था सिग्मा कूलम, वो बदलने का चीज़ है नहीं, कांस्टेंट टर्म है। एप्सिलॉन और कांस्टेंट टर्म है, 2 भी हमारा कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब है कि ये सारा टर्म जो है ये कांस्टेंट टर्म है। बड़ा इंटरेस्टिंग इस बात को भी है कि हम r के डिस्टेंस पे चले थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, लेकिन इस जो फाइनल जो एक्सप्रेशन आया है उसमें r का टर्म अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा प्लेन शीट अगर इनफाइनाइट डायमेंशन का हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। ये बात तब लागू है जब हमारा प्लेन शीट इनफाइनाइट डायमेंशन का हो। और हम पुनः रिपीट करें कि इनफाइनाइट डायमेंशन मतलब क्या समझा जाए कि इस प्लेन शीट का लंबाई जो है यहाँ से चंद्रमा तक है, इसकी चौड़ाई यहाँ से अमेरिका तक है, बिल्कुल नहीं जी।
हम कह रहे हैं कि मान लो अगर हमारे पास प्लेन शीट अगर बहुत छोटा भी है, बहुत छोटा भी है, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट डायमेंशन का हो सकता है, बशर्ते हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं ना, वो जो डिस्टेंस है ना, इसके लेंथ ब्रेड्थ से बहुत कम हो, तो हम इसे ही इनफाइनाइट डायमेंशन का प्लेन शीट हम मान लेते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास इनफाइनाइट डायमेंशन का अगर प्लेन शीट है, मीन्स आप जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं वो बहुत कम हो, तो आप मान के चलिए कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेम होगा, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ड्यू टू प्लेन शीट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट। इस बात को ध्यान रखना होगा। हम रिपीट कर रहे हैं, ये मान लो हमारे पास कोई चार्ज प्लेन शीट है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी शीट के काफ़ी क्लोज पे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, वही यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करनी है। अब तक तुम जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल रहे हो उसमें आर का टर्म डेनोमिनेटर में जरूर हुआ करता था। डेनोमिनेटर में होने का मतलब है कि आर बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ हर पॉइंट पर प्लेन शीट के काफ़ी क्लोज अगर पॉइंट है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रॉक्सीमेट आपको इक्वल मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर पॉइंट अगर प्लेन शीट से अगर बहुत दूर हो गया तब उस केस में वाकई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर पर डिपेंड करने लगेगा। आर बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटने लगता है। तो तुमको इस बात को समझना होता है कि प्लेन शीट है और पॉइंट है जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, अगर प्लेन शीट के काफ़ी क्लोज में चल रहा है तो हाँ, तुम कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया हुआ है उसमें आर का टर्म नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी हम तुमको बता रहे हैं, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन तुम अब तक जितने भी देखे हो, आर का टर्म डेनोमीटर में जरूर हुआ करता था। आर बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। पॉइंट अगर हमारा प्लेन शीट काफ़ी क्लोज में चल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वही, 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 लेकिन अगर एकाएक डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने के साथ जो है घटने लगते हैं। इसको नोट किया जाए। और इसमें अब जो मेरे को इसी से रिलेटेड एक जानकारी तुमको और दे, हेडिंग लगाया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल इनफाइनाइटली प्लेन शीट। ओके, क्या हेडिंग दे दी है हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल इनफाइनाइटली प्लेन शीट। केयर करना, सपोज करो कि हमारे पास कोई दो प्लेन शीट है और पैरेलल है। क्लियर? ए पैरेलल, दो प्लेन शीट। सपोज करो कि एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और इस पे है सिग्मा 2, मतलब इसके पर यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा 1 कूलॉम, इसके पर यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा 2 कूलॉम। कहने का सेंस है सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इस पे चार्ज भी पॉजिटिव रहा होगा। ये भी सिग्मा 2 पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब ये भी चार्ज पॉजिटिव है। हालांकि दोनों नेगेटिव भी हो सकते थे, कोई एक पॉजिटिव भी हो सकता था, कोई एक नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन हमने फिलहाल दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पॉजिटिव लिया हुआ। इसका मतलब है कि दोनों प्लेट हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। दो प्लेट सिचुएशन आप समझ सकते हो, ये दो प्लेट है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल, और दोनों इनफाइनाइट डायमेंशन के ही हैं। समझ में आ रही है बात ना? प्लेन शीट है, पैरेलल है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक बार यहाँ पर। हालांकि तुमको हम बता दें कि हम यहाँ पर 3 रीजन यहाँ पर बनाने वाले हैं। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अगर इसे हम ऑरिजिन के रूप में देखें और इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रूप में देखें और हम इसे वाई एक्सिस के रूप में देखें, इसको हम ऑरिजिन के रूप में देख रहे हैं,
तो ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैक्स हो गया। क्लियर है? एक बार मेरा पॉइंट रीजन फर्स्ट में होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ये हमारा एक्स डैश हो गया। क्लियर? हमें जानना है कि इस पॉइंट पर, इसको हमने बोला रीजन फर्स्ट, इधर वाले को हमने बोला रीजन सेकंड, और जो दोनों प्लेट के बीच में हिस्सा है, समझो हम क्या बोल रहे हैं, पहले प्लेट के बाईं साइड जो हमने रीजन है उसको फर्स्ट बोला, दूसरे प्लेट के दाहिनी तरफ जो रीजन है उसको सेकंड बोला, और दोनों प्लेट के बीच का जो रीजन है उसको हमने रीजन थर्ड बोल दिया। एक बार पॉइंट हमारा रीजन फर्स्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक बार हमारा पॉइंट रीजन सेकंड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और एक बार हमारा पॉइंट रीजन थर्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब बहुत स्पष्ट है कि अगर हम तुमसे कहें, जैसे कि हम कह रहे हैं कि दो प्लेन शीट एक दूसरे के हमारे पास पैरेलल, ये दो प्लेन शीट पैरेलल है, तो इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे तो डिपेंड करनी ही नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, समझो, इस फर्स्ट प्लेट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करनी ही नहीं है। तो हम कहें क्या कि इनके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इनके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज यहाँ है, चार्ज यहाँ है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर को आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इधर होगा, E फर्स्ट, इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड E फर्स्ट। समझ में आ रही बात? चार्ज यहाँ है, तमाम सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जा रहे होंगे, तो एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉइंट पी से होता हुआ गया होगा, यानी कह सकते हैं किसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E फर्स्ट, इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए भी आउटवर्ड, ये क्या होगा E फर्स्ट, यहाँ भी दिखा दी। और बहुत स्पष्ट है कि E फर्स्ट का वैल्यू होना चाहिए सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए फर्स्ट, या इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए फर्स्ट, या इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए फर्स्ट, इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए फर्स्ट, और इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए फर्स्ट। तीनों के लिए मैग्नीट्यूड वही होगा क्या, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं। उसी प्रकार से अगर हम तुमसे कहें कि इनके कारण, अब सेकंड प्लेट पे आते हैं, इनके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम कह देते हैं इस सेकंड, तो स्वाभाविक है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेकंड आउटवर्ड ही होगा, यानी इस सेकंड भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आउटवर्ड होगा, यानी इसे हमने कहा इस सेकंड, और इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आउटवर्ड पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये भी आउटवर्ड हो गया, इस सेकंड हो गया। तो सहमत हो कि इस सेकंड का वैल्यू होना चाहिए सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। हम समझो, रिपीट कर रहे हैं, इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हम कह रहे तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करना ही नहीं है। क्लियर है? तो मेरे को आप ये बताइए कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर हम ऐसा कह देते, क्या कह दूँ, E1 कह दूँ, E1 क्या कहें, या इसको ऐसा कहते, ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, तो इनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड EA, E हो जाता EB, थोड़ा सिंबल अच्छा हो जाता, A हो जाता EA, या ऐसा नहीं कहना है तो इसी को 1-2 कह लो ना यार, 1-2 छोड़ो, सिंबल है अपना देख लेना, E1 इसको कह दिया E1, इसको कह दिया E2, ऐसे कह लो, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन फर्स्ट, ई फर्स्ट कहने का मतलब क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन फर्स्ट, इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो स्वाभाविक है अगर इधर वाला डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरा पॉजिटिव होगा तो इधर वाला डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा नेगेटिव होगा। ये आपकी मर्जी, आप इन्हीं को पॉजिटिव के रूप में देखें तो उसको नेगेटिव के रूप में देखना होगा, वेक्टर का नियम तो यही कहता है जी।
तो ये E1 और E2 दोनों निगेटिव x डायरेक्शन में है, इसलिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड -E1, वैसे तो हम जोड़ ही रहे हैं -E1 प्लस -E2। हम यहाँ पर E1 और E2 को माइनस के रूप में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि E1 और E2 जो है निगेटिव एक्स एक्सिस के रूप में है, या फिर वेक्टर मोड में दिखाना है तो -i लगा देना होता है। इतना तो तुम समझ ही रहे होगे। एक्चुअली नेट निकालने के लिए हमेशा ऐड ही करते हैं, ऐड ही हो रहा है, ऐड ही कर रहे हैं। ये बात अलग है कि घट जा रहे हैं, तो क्या हो गया माइनस प्लस माइनस बीच में -E1, तो E1 इसको E1 बोलो, इसको E2 बोलो। सिंबल मेरा शुरू में ही गड़बड़ हो गया था, E1 E2। ये हो गया सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस माइनस E2, ये हो गया सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से इस पॉइंट P पर मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने जा रहा है -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्लियर। अब चलते हैं रीजन थर्ड में आ जाते हैं। रीजन थर्ड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि दोनों E1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, तो इसको प्लस में लेंगे हम, प्लस E2 नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए इसको माइनस में लेंगे हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। E1 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस बीच में माइनस E2, ये हो गया सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इसको भी हमने कर दी ब्रैकेट। अब जरा आइए अब देखें कि रीजन सेकंड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रहा होगा। अगर इस सेकंड फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 और E2 दोनों जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, तो इसका मतलब दोनों को प्लस में हम लेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो ये सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, बहुत स्पष्ट है यहाँ से। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। चलिए, तीनों को हमने घेर दी। यहाँ पर रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये रहा, रीजन थर्ड में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए रहा, और रीजन सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड ए रहा। अब एक स्पेशल केस यहाँ से बनता है। मिटाया है? बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम एक स्पेशल केस तुमको दिखाते हैं, जो कि अगला चैप्टर हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट का कैपेसिटर शुरू होने वाला है, और इस कंसेप्ट को उस चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे, इसलिए भी इसे ज़रा ध्यान से समझना होगा। केयर करें। एक स्पेशल केस सपोज करो कि हमारे पास कोई दो प्लेट है या फिर प्लेन शीट है, जैसे समझ सकते हो। दो प्लेट या प्लेन शीट, और दोनों पैरेलल है, प्लेन शीट है पैरेलल। सपोज करो कि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी एक पे प्लस सिग्मा है और एक पे माइनस सिग्मा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव में है, इसका मतलब है कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड हमने सेम रखा है। इसका मतलब है, देखो भाई, सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। दोनों का एरिया सेम हमने रखा हुआ है, तो इसका मतलब है, और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सेम रखा है, इसका मतलब है कि दोनों पे चार्ज सेम रहे होंगे। मतलब इस पे चार्ज है प्लस की और इस पे चार्ज है माइनस की। सिचुएशन समझो हम क्या बोल रहे हैं। मान लो हमारे पास कोई दो प्लेट है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, लेकिन एक पर प्लस एक पर माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लेट हमारा जितना अमाउंट से पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दूसरा प्लेट उतने ही अमाउंट से नेगेटिवली चार्ज्ड है। मतलब अगर इस पे +5 कूलम है तो इस पे -5 कूलम है, अगर इस पे +8 कूलम है तो इस पे -8 कूलम है, इस पे +10 कूलम है तो इस पे -10 कूलम है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम निकालने जा रहे हैं।
दो प्लेट पैरेलल हो, चार्ज्ड हो, इक्वली चार्ज्ड हो, ऑपोजिटिवली चार्ज्ड हो, तब पहले प्लेट के बाईं तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूसरे प्लेट के दाहिने तरफ कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, और दोनों प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आ रही है बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। दो प्लेट हैं, पैरेलल हो, एक पर प्लस क्यू चार्ज, एक पर माइनस क्यू चार्ज। क्लियर। पहले प्लेट के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूसरे प्लेट के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और दोनों प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जानना चाह रहे हैं। यानी तो इसका मतलब ये हो गया क्या, इसी को हम यूज करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है जैसे पहले हम इसको सिग्मा 1 कहे थे, इसको सिग्मा 2 कहे थे। इसका मतलब है कि इस रिजल्ट में अगर हम पुट कर दें क्या, सिग्मा 1 के जगह पर प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह पर माइनस सिग्मा। अरे भाई पिछले वाले केस में इस पे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा 1 लिया था, इसको सिग्मा 2 लिया था। इसका मतलब है कि इसी रिजल्ट में हम सिग्मा 1 के जगह पर प्लस सिग्मा पुट कर दूं और सिग्मा 2 की जगह पर माइनस सिग्मा पुट कर दूं। तो जरा बताइए कि ये हमारा रीजन फर्स्ट है, ये हमारा रीजन सेकेंड था, ये हमारा रीजन थर्ड था, यही बात था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ई फर्स्ट पहले आते हैं। ई फर्स्ट यहाँ पर पहले प्लेट के बाईं तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पर इसी में -1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 के जगह पर प्लस सिग्मा समझोगे, और सिग्मा 2 के जगह पर माइनस सिग्मा कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो ये हो जाते हैं ई फर्स्ट 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। इस पहले प्लेट के बाईं तरफ कहीं भी पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सब पर 0। चलते हैं अब ई सेकेंड में। दूसरे प्लेट के दाहिने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यदि कोई पॉइंट है वहाँ पर, ई सेकेंड क्या होगा, तो ई सेकेंड मेरा यही था ई सेकेंड। ओके, तो क्या हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 के जगह पर प्लस सिग्मा 2 के जगह पर माइनस सिग्मा, कट गया कैंसिल, यानी ई सेकेंड कितना हो गया, 0। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे प्लेट के दाहिने तरफ कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होनी है, 0। यही हमारा ई सेकेंड था। अब चलते हैं दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, ई थर्ड पे बात करते हैं। यहां से होना चाहिए रिजल्ट, बढ़ाएं आगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 के जगह पर प्लस सिग्मा माइनस, बहुत बढ़िया, सिग्मा 2 के जगह पर माइनस सिग्मा, ये माइनस प्लस, तो सिग्मा प्लस सिग्मा। समझ में आ रही है बात, क्या हो जाएगा ये क्या हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा 2 कैंसिल, यानी बहुत स्पष्ट है ई थर्ड हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी अब समझो, अब समझना है, दो प्लेट हो, पैरेलल हो, एक पर जितने कूलॉम का पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे प्लेट पर उतनी ही कूलॉम का नेगेटिव चार्ज हो, तब की बात है। तब समझ लो कि पहले प्लेट के बाईं तरफ कोई भी इधर पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, दूसरे प्लेट के दाहिने तरफ कोई भी इधर पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और केवल सिर्फ दोनों प्लेट के बीच में ही काम करेगा। कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी आर का टर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ क्या कि दोनों प्लेट के बीच पॉइंट कहाँ है, कितने के डिस्टेंस पे है, इट इज डजन मैटर। यानी दोनों प्लेट के बीच हर पॉइंट पर, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, दोनों प्लेट के बीच हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है
वो हो जा रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और बहुत स्पष्ट है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दोनों मतलब दोनों प्लेट के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो हम थोड़ा साफ सुथरे तुमको डायग्राम से हम फाइनल कंक्लूजन तक हम तुम्हें पहुंचाएं। जैसा हम बोल रहे हैं कि अगले चैप्टर कैपेसिटर में मेरे को इसको यूज भी करना है। भूलना नहीं है, हमारे पास कोई दो प्लेट हो, दो प्लेन शीट हो, पैरेलल होना चाहिए। कंडीशन क्या है? पैरेलल होना चाहिए। और कंडीशन क्या है कि एक इक्वली चार्ज बट अपोजिटिवली चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वली चार्ज होना चाहिए बट अपोजिटिवली चार्ज होना चाहिए। +5 कूलम -5 कूलम ऐसा होना चाहिए। तब समझ लो कि पहले प्लेट के बाईं तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट, दूसरे प्लेट के दाहिने तरफ कहीं भी पॉइंट हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा दोनों प्लेट के बीच में ही करेगा। ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा दोनों प्लेट के बीच में करेगा। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा दोनों प्लेट के बीच में? तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कंफ्यूज मत हो ना। बहुत लोग, जैसे मैं तुमको बताऊं कि अगर सिंगल प्लेन शीट होता, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता, आर के डिस्टेंस पे पॉइंट पी होता, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल प्लेट होता तो यहाँ है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात ना? तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगे वो दोनों प्लेट के बीच में करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आर का टर्म एब्सेंट है यहाँ पर भी ना। इसका मतलब है कि यहाँ दोनों प्लेट के बीच भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। और जैसा हमारे पास पहले की जानकारी बता रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। इसका मतलब है कि हमें पैरेलल लाइन से दिखाना चाहिए। एरो कैसे दिखाएं? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस बाहर को, नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर को। समझ में आ रही बात? पैरेलल लाइन से दिखाना तो था, लेकिन हमने डायरेक्शन प्लस से माइनस क्यों लिया? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से बाहर और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। इसलिए कुछ हमने ऐसा दिखाया। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट काम करेगा। बहुत अहम कंक्लूजन हम आपको दे रहे हैं कि दो प्लेट पैरेलल हो, इक्वली चार्ज्ड हो बट अपोजिटिवली चार्ज्ड होने चाहिए। तब उस केस में पहले प्लेट के बाईं ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, दूसरे प्लेट के दाहिनी ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है वो दोनों प्लेट के बीच में ही काम करता है और वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि कहीं पर अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन क्रिएट करना हो, जैसे मान लो यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो बड़े आराम से दो प्लेट लेते आइए या प्लेन शीट लेते आइए। एक पर जितना चार्ज हो +10 कूलम, तो पर -10 कूलम ले लिया जाए। बस ऐसे पैरेलल रख दो, समझ लो कि इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट करना है तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। दो प्लेट इक्वली चार्ज बट अपोजिटिवली चार्ज होना चाहिए, ऐसे रख दो, समझ लो इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लगा। तो इसी के साथ आज हम लोग गॉस थ्योरम, आज ये मेरा लास्ट हो रहा है। इसी के साथ ये मेरा ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाता है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग कैपेसिटर को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। कैपेसिटर या उसी को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। कई जगह तुम कंडेंसर लगा हुआ देखते होगे, अपने घरों में, फैन में, मोटर में, मशीन में, सब जगह जो है कंडेंसर लगा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग इस बात को जानना है कि आखिर कैपेसिटर होता क्या है, फैन में कंडेंसर क्यों लगे होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बनने वाला है। एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो आज यहीं पर वीडियो को ब्रेक करते हैं और बहुत जल्द मुलाकात हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।